के ऑनलाइन अध्ययन सत्र में आपका स्वागत। कक्षा 7 में विज्ञान का प्रथम अध्याय। कल हमने जो पढ़ा था उसका एक संक्षिप्त रूपरेखा के रूप में हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। कल हमने पादपों में पोषण पढ़ा। चित्र के द्वारा हमने जाना कि पादप में पत्ती पे किस प्रकार सूर्य का प्रकाश गिरता है, किस प्रकार वह उनको प्रकाश का अवशोषण करता है फोटोन के रूप में, और फिर उस प्रकाश को किस प्रकार भोजन में रूपांतरित करता है। तो आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। शैवाल। शैवाल क्या है? आपने देखा होगा हमारे जहां नल लगे होते हैं वहां पर हरी हरी एक संरचना बन जाती है, जिसे मारवाड़ी भाषा में काई बोलते हैं, नील बोलते हैं। तो ये काई क्या है? ये काई एक प्रकार का शैवाल है। आपने गीली दीवारों पर तालाब में ठहरे हुए जलाशय में हरे नौकों की काई जैसे पदार्थ देखे होंगे। समझे कुछ जीवों की वृद्धि कारण बनते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। आपने तलाई में देखा होगा एक हरी हरी चादर से बनी हुई होती है, जिसे हमारी दूध में मिलाई जाती है, एक चादर से बनी होती है हरे रंग की। ये क्या है? शैवाल। क्या आप कल्पना कर सकते हैं इनका हरा रंग क्यों होता है? वही बात कल हमने की थी, पत्तियों में श्वसन के भोजन के बनाने के लिए क्या चाहिए? पर्णहरित क्लोरोफिल वर्णक चाहिए। इनमें भी क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है, इसी कारण क्या करते हैं? हरी दिखाई देती है। शैवाल के प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रकार शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। पादपों में कार्बोहाइड्रेट अन्य खाद्य पदार्थों का भी क्या संश्लेषण होता है? चलिए इसमें बात करते हैं। पादपों में भी खाद्य कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य पदार्थों का भी संश्लेषण होता है। कैसे? पादप अपने भोजन में स्टार्च का तो संश्लेषण करते ही करते हैं, मंड का संश्लेषण करते ही करते हैं। इसके अलावा अपशिष्ट पदार्थों के रूप में गोंद, रेजिन, गुगल आदि अनेक पदार्थों का संश्लेषण भी करते हैं। ये भी खाद्य पदार्थों के रूप में काम है। जैसे गोंद है तो खाद्य पदार्थ के रूप में पादप का अपशिष्ट है, गुगल है सुगंधित पदार्थ है, दवाइयों में काम आता है, रेजिन है वह भी दवाइयों में काम आता है। इसके अलावा भी विटामिन है, प्रोटीन है। विदाम पेड़ की लगता है, प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है। फल के रूप में अखरोट वसा का स्रोत है, प्रोटीन का स्रोत है। तो अन्य पदार्थों के रूप में भी ये खाद्य पदार्थों के रूप में इसका संश्लेषण करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं पादपों में पोषण की अन्य विधियां। पादपों में पोषण केवल प्रकाश संश्लेषण से ही होता है या इनकी अन्य कोई और विधियां भी है? चलिए पढ़ते हैं। कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो फिर क्या पाया जाता है? वे अपना भोजन कैसे बनाएंगे? तो वे परभक्षी भी हो सकते हैं, कीटभक्षी भी हो सकते हैं। जैसे ये भोजन संश्लेषण नहीं कर सकते तो ये जीवित कैसे रहते हैं और ये पोषण किस प्रकार प्राप्त करते हैं? इनको भी तो अपना पेट भरना है, तो अपना भोजन कैसे बनाएंगे? ये अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ पर निर्भर रहते हैं, विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। अब देखिए हमने अब तक क्या पढ़ा कि पौधे स्वपोषी होते हैं, बाकी सब विषम पोषी। लेकिन यहाँ एक नई बात आ गई कि पौधे भी विषम पोषी होते हैं। तो क्या सभी पौधे विषम पोषी होते हैं? नहीं। कुछ क्षेत्र विशेष में जहां सूर्य के प्रकाश का अभाव होता है, जैसे अमेज़न के घने जंगल, वहां नाइट्रोजन गैस की अधिकता है। उन एरियाज में जहां बहुत घने जंगल है, सूर्य का प्रकाश नीचे पहुंचता ही नहीं है, तो वहां पौधे श्वसन कैसे करेंगे? वहां भोजन कैसे करेंगे? प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं। तो उसके लिए क्या होते हैं? विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। हमारे यहाँ इसका एक उदाहरण है अमरबेल।
अब अमरबेल क्या करती है, आपको एक वर्ष के तले पर शाखाओं से लिपटी रस्सीनुमा पीले रंग की श्रृंखला दिखाई देती है, ये अमरबेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये भोजन आरोहित होते हैं, जिस पर ये चढ़ता है उस पर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और वह पादप परपोषी कहलाता है। यानी ये उसके अंदर अंकुर लगे होते हैं, ये पादपों से होते हैं, खाली पीले रंग की बेल होती है। अब इसमें पर्णरत नहीं पाया जाता, तो भोजन किससे लेंगे? सूर्य का प्रकाश से कोई काम नहीं आ रहा, रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रहा है, शोषित नहीं हो रहा, तो फिर ये अपना भोजन जिस पौधे से चिपकी हुई है उससे अपना भोजन ग्रहण करेगी। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य वस्तु से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, उसके पोषक तत्व खा जाते हैं, उस पेड़ को सुखा देते हैं और अंत में पेड़ खत्म हो जाते हैं। ये देखिए अमरबेल नीले रंग की दिखाई दे रही है आपको, पूरे पेड़ को घेरे हुए, धीरे धीरे ये पेड़ सूख कर खत्म हो जाता है। क्यों? इसके सारे पोषक तत्व ये बेल ले लेती है, जब तक इसको पोषक तत्व मिलते रहते हैं ये खाती रहती है, बाद में ये समाप्त। क्या आपने कुछ ऐसी बात को देखा है अथवा उनसे सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? मैं भी अमेज़न के जंगलों की बात कर रहा था, वहां ऐसे घट पादप पाए जाते हैं। अमरबेल तो हमारे यहाँ लोकल का उदाहरण है। तो ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं और उन्हें बचा देते हैं। क्या ये विस्मयकारी नहीं है? अब देखिए, आपने एक ऑल आउट का एड देखा होगा, उसमें एक चाइनीज व्यक्ति को दिखाते हैं, वो उछलता है मेंढक की तरह और मच्छरों को खाता है, देखा है ना आपने साइड? तो ये पौधे भी वैसे ही काम करते हैं। जैसे कीट इनके पास भिनभिनाता हुआ आया, मुंह खोला, फट से पकड़ लिया। तो ऐसे पौधे हरे या किसी रंग के हो सकते हैं। अब इनमें रंग का कोई मैटर नहीं रखता है, प्रकाश संश्लेषण होगा ही नहीं इनमें। अब हरा है फिर भी प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, क्यों? इन्हें कीट खाने का सिस्टम बना हुआ है। इनकी आकृति घड़े के समान होती है, ये नुमा होती है, घड़े जैसे होती है, आगे फ्लिप होती है पत्ती नुमा, और जैसे कीट आया पत्ती से झटका मारा अंदर और ढक्कन बंद, अंदर उसको खाया, वापस पत्ती खुली, वापस भोजन के लिए तैयार। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं, नीचे की ओर ढलवे होते हैं, नीचे की ओर ढलवे, अंदर कीट गया सीधा ढला, नीचे चला गया। अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो उसके रोमों में बीच फंस जाता है, घड़े में फंसने पाचक के द्वारा कीटों का पाचन होता है, अब उसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, उसको पचा देते हैं। जैसे तेजाब डाला है ऊपर, पिघल जाता है, वैसे पिघल जाता है। जैसे हम खाना खाते हैं हमारे पेट में जाता है, अंदर जठ रस पाया जाता है, भोजन को पचा देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। वीनस फ्लाईट्रेट, देखिए इसका नाम क्या है, वीनस फ्लाईट्रेट और सनड्यू, सनड्यू नाम के पादप है, इसके उदाहरण है। इसके बारे में जानकारी और भी कैसे पादप है आप नेट पे देख सकते हैं। एक चित्र के द्वारा आप देखिए दिखाया गया है, ये गठपर्णी पादप, इसको थिलर पिचर पादप कहते हैं। ये पत्ती है, ये पत्ती किसमें बदल गई? गड़े में। अब कोई कीट यहाँ आया, उसने सोचा अंदर क्या देखें, ये ढक्कन बंद, ये अंदर चला गया, यहाँ रोम होते हैं, इनके तरफ नीचे आया, यहाँ घुसा और यहाँ पे इसका रस बन गया, और ये रस इन पौधों को वृद्धि के लिए आवश्यक है। ये दलदली वाले एरिया में आ जाते हैं। देखिए इसका डिटेल दिखाया गया। अब है मर्तजीवी, इसके बाद आते हैं मर्तजीवी पादप। मर्तजीवी पादप कौन से होते हैं? वे पादप या वे जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली में पोषण विधि विभिन्न प्रकार की होती है। ये मर्द विघटनकारी होते हैं, उनसे साधारण विलय रूप में प्रवर्तित करते हैं। गौर से सुनिएगा, ये मर्द विघटनकारी वस्तुओं इसका उत्पादन श्राप करते हैं। जैसे आपने अपने घरों में देखा, फफूंद देखी होगी आपने, मारवाड़ी भाषा में इसको बोलते हैं गुफड़, सुना होगा आपने। हमारे घर में अचार भी लग जाती है, दही पे लग जाती है, अगर दही 5 साल में लगती है। जो चीजें जल्दी खराब होने वाली है, विघटनकारी हैं, उनमें ये मर्द और विघटनकारी वस्तुओं पर सतह पर ये कवक चिपक जाती है, हरे रंग की, सफेद रंग की, और ये इसको अवशोषित करती है, विलीन के रूप में, भोजन के रूप में इसको ग्रहण करती है। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें किसी जीव मृत और विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, मृत जीव पोषण कहलाते हैं। मैंने शुरुआत में ये बात परिभाषा बोली थी
कि वे जीव या पादप जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं या सड़े गले चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वे मृत जीवी कहलाते हैं। मृत जीव पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृत जीवी कहलाते हैं। कवक, अचार, चमड़े, कपड़े वाले पदार्थों पर उगते हैं। अब ये कवक कहाँ उगते हैं? अचार पर, चमड़े पर, कपड़े पर, वाले पदार्थों पर उगते हैं। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा लॉकडाउन के दौरान, मलेशिया में एक शोरूम था, लेदर का शोरूम, जिसमें बैग, जूते थे। 2 महीने लॉकडाउन रहने के कारण उसको खोला नहीं गया। जब वापस खोला गया तो पूरे जूतों पर नमी आ गई, बारिश हो रही थी, नमी आ गई वहां पे पूरे जूतों पर और बैग पर सफेद रंग की चादर बिछ गई, यानी ये कवक फुंद जम गई। तो ये जो कवक है वो अचार, कपड़े, चमड़े वाले पदार्थ मिलते हैं। ये उन स्थानों पर मिलते हैं जहां नम में उष्ण हो, देखिए मैं बात कर रहा नमी आ हो जहाँ पे, या बहुत ज्यादा गर्मी हो, ये उन स्थानों पर मिलती है। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। जब बारिश हो जाती है तो नमी बहुत ज्यादा होती है और ये जल्दी देख, अब हमारे घरों में देखिए बारिश के दिनों में रोटी को अपने बाहर रखते हैं तो बहुत जल्दी उसमें फूंद पकड़ जाती है, नमी के कारण जल्दी फूंद लग जाती है उसमें, नष्ट उपयोगी हो जाती है। देखिए उदाहरण दिए गए यहाँ पे, उदाहरण में कि डबल रोटी को आप 2-4 दिन बाहर रख दीजिए, उसमें हरे रंग की फूंद जम जाएगी। ये उदाहरण दिया देखिए फूंद हरे रंग की। इसके अलावा दही है, रोटी है, उनको आप अपने घरों में देखिए, इसी प्रकार उनमें फूंद जम जाती है। अब है सहजीवी संबंध, इस पे हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। सहजीवी का एक उदाहरण आपको बताया था मैंने, इस पे अगले सत्र में चर्चा करेंगे।